नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने, उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये समझाने की जरूरत है कि भारतीय अवाम ताकत दल की ये जो मुहिम है और YouTube के संदेश के माध्यम से जो प्रयास है, इसकी गूंज जो है हमारे भारतीय समाज के और हमारे देश के कई कोनों में जा रही है। अब किस पैमाने पर जा रही है ये सवाल हो सकता है, लेकिन वो जा रही है। लेकिन उसमें जो विशेषता यह है कि हमारे जो भारतीय अवाम है, हमारे आदरणीय जो भारतीय भाई बहन है, वो यानी कौन सी मानसिकता इतने सालों तक उनके दिमाग में बनाई गई है, ये बनाई गई है उस मानसिकता से इसे भारतीय ताकत दल की मुहिम का ये संघर्ष चल रहा है। इसका तात्पर्य आप समझें मतलब कि भाई भारतीय एकता का संदेश जो है वो जा रहा है। भले अब लोग कितने लोग देखते होंगे, कितना क्या करते होंगे, और सोशल मीडिया पर तो तमाम और भी चीज़ों की भरमार रहती है। तो भारत के कोने कोने से ये खबर आती है कि ये लोग माने कुछ ही सही या आंशिक रूप से उसको देख रहे हैं, लेकिन इन 60-70 सालों से किस तरह की मानसिकता उनके दिमाग में बैठाई गई है, इस भारतीय ताकत दल की इसके प्रयास का इस संघर्ष उसी से है, लड़ाई उसी से है। अब जैसे मान लीजिए कि भारतीय एकता बहुत जरूरी है, बाकी चीजें जो है इसी समाज के लिए घातक हैं, और यदि कोई आह्वान कर रहा है, कोई इस तरह से बुलावा दे रहा है, कोई इस तरह से निवेदन कर रहा है, तो सबको चाहिए कि जो है सहर्ष उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन जो मानसिकता बैठी हुई है, बनाई गई है मानसिक, जो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डीपली इंटरेस्ड, उसी के चलते ये दिक्कत आ रही है। और इसीलिए जो लोग भारतीय ताकत दल के पदाधिकारी से बात करते हैं, तो इस व्यापकता में बहुत कम लोग बात करते हैं कि भाई भारतीय एकता बहुत जरूरी है। वो अपने वो कुछ थोड़ा सा मैंने इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, तो थोड़ी सी जो मानसिकता का सवाल है। अपने मैंने थोड़ा सा जो लोकल स्वार्थों को लेकर के कि आरक्षण को लेकर के, उसको लेकर के, लेकिन अब ये समझने की जरूरत है कि इस भारतीयता की जरूरत है इस देश को। इसलिए इसके अभाव में जितने भी ये भारत और भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं,
उनको मौका मिल रहा है। वो ताकतें विभिन्न रूपों में है। सबसे खतरनाक रूप उनका कौन है? राजनीतिक दल। ये कभी नहीं चाहते ये राजनीतिक दल कभी नहीं चाहते हैं कि देश में एकता हो, वो भी भारतीयता के आधार पर। और इसीलिए वो इनके जो सिखाए पढ़ाए तोते आते हैं, कहते हैं कि ये भारतीयता क्या होती है, ये भारतीयता क्या होती है। बताइए ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आज तक उनको किस मुल्क में रह रहे हैं, ये मुल्क कैसा है, ये भारतीय संविधान से चलता है कि नहीं चलता है। मान लीजिए कि वो इसके आते हैं असदुद्दीन ओवैसी के तोते आते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी कभी कभी तो मुंह से बोल देगा कि हम भारत के संविधान को मानते हैं, लेकिन अपनी आवाम को भारत के संविधान के मायने क्या हैं आज तक वो गद्दार बताया नहीं कि भाई भारत के संविधान के मायने ये हैं कि तुम भारतीय हो, तुम मुसलमान नहीं हो। ये बात वो गद्दार असदुद्दीन ओवैसी अपनी इस आवाम को बताए नहीं। और दम तो भरेगा हम भारत के संविधान को मानेंगे। ये चैनल वाले भी कहते हैं कि हम भारत के संविधान को मानेंगे, लेकिन इन मीडिया वालों के जो पत्रकार जब जाते हैं, अब देखिए जो ये चुनाव आ रहा है ना, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो तमाम मीडिया के लोग जा रहे हैं। वो कैसे पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं आप मुसलमान हैं तो मुसलमान के रूप में आपको क्या मिला? आप मुसलमान हैं तो आप वोट कहाँ करेंगे? अब जो जिनसे पूछा जा रहा है उनकी भी मानसिकता जरा देखिए। यदि वो कह सकेंगे नहीं भाई हम मुसलमान नहीं हैं, ये तो देश हमारा भारत है और हमारी जो पहचान है कि हम भारतीय हैं। पूरा मजमा में एक भी आदमी नहीं कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो कि हम आप मुसलमान हैं तो आपको क्या मिला? अब आप मुसलमान हैं तो आप किसको वोट देंगे? ये क्या दिखाता है कि जिस तरह की मानसिकता बनाई गई है, जिस तरह का माइंडसेट जो है वो डेवलप किया गया है। भारतीय ममता गद्दार का प्रयास उसी से टकराहट है, उसी से संघर्ष है, उस माइंडसेट से जो कि अभी तक एहसास नहीं कराया है कि उनकी वो भारतीय हैं। और माने हर एक मतलब कोई भी मुद्दा उठाइए उसमें इन समूहों की भारत के खिलाफ, भारतीय समाज के खिलाफ जितनी भी करतूतें हैं, खुराफाते हैं, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेंगी। तो ये जो मीडिया है, मीडिया का पूरा बिजनेस, पूरा धंधा, पूरा व्यापार जो है, भारत के संविधान की जो मौलिक अधिकार की धारा जो है 19A(1) या हिंदी इंग्लिश में कहा जाएगा 19(1)A, और वो है फंडामेंटल राइट टू यानी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या हिंदी में कहा जाएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। इसी के आधार पर ये मीडिया का बिजनेस है। अब देखिए मीडिया कितना इस संविधान का दुश्मन बना हुआ है, कितना हमेशा संवैधानिक प्रावधानों का माने छाती तान करके जो है वो उल्लंघन कर रहा है। इसके पत्रकार जाके क्या पूछ रहे हैं, और कौन, जिसे अजीत अंजुम, और ये भी जान लीजिए कि ये भारतीय ममता का दल बता रहा है, लेकिन इन घोर अपराधियों को, संविधान के घोर अपराधियों को कोई दंडित करने वाला नहीं है। यही सवाल है। यानी समस्या बड़ी विकट है। इसलिए तो भारतीय ममता का दल बार बार कहता है कि अब एक ही रास्ता है कि अब हमारे सभी भारतीय आवाम एक होकर के सबसे पहले इन राजनीतिक दलों को उनके पात्र जगह पर पहुंचा दे, जो कि समाज को तोड़ करके जो है जो वोट सत्ता वो हथियाना चाहते हैं,
उनको नस्ल में नाबूद करके उनके जगह पर पहुंचा दें। तो मीडिया की बात हो रही थी, तो मीडिया के पत्रकार जाके बोलते हैं कि आप मुसलमान हैं ना, मुसलमान हैं तो आपको क्या मिला, मुसलमान हैं तो आप कहाँ वोट करेंगे। उनमें से कोई जो हमारा वो इस्लाम भारतीय जनता दल मुसलमान उनको कहता भी नहीं। भारतीय जनता दल जिनको ये मुसलमान कहते हैं, भारतीय जनता दल इनको मुसलमान नहीं कहता है। और वो ये मानता है कि इस तरह का संबोधन हमारे भारतीय परिवेश के अनुसार और जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, संवैधानिक सम्मान मिलना चाहिए और भारतीय परिवेश के अनुसार सम्मान मिलना चाहिए, ये मुसलमान शब्द का कहना भी जो है उसके अनुरूप नहीं है। इसलिए भारतीय जनता दल जिस शब्दावली का वो प्रयोग करता है अपने इस भारतीय समाज के इस तबके के लिए, वो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। दोनों चीजें, एक तो भारतीय हैं और वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं। तो इससे कई संदेश हैं। एक तो वो समझें कि अपने को भारतीय समझें और भारतीय ही समझें। मुसलमान तो वो समझना कहना छोड़ दे, वो वे समझें कि हमारी आस्था इस्लाम की है जो व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत आस्था रखने का हर एक जो है वो भारतीय को हक है। वो इस्लाम को अपना सकता है, वो हिंदू सनातन को अपना सकता है, वो ईसाई को अपना सकता है, वो सिख पंथ को अपना सकता है, या वो नास्तिक भी रह सकता है। पूरी आज़ादी है उसको, लेकिन वो आस्था आपका व्यक्तिगत है। पहचान आपकी कि क्या भारतीय है। ये चीज़ आज तक संविधान लागू होने के 71 साल बाद भी इन विघटनकारी ताकतों ने हमारे आदरणीय अवाम को बताया तक नहीं। वही चीज़ आज भारतीय जनता दल लोगों को बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि ये भारतीय संविधान के कितने बड़े दुश्मन हैं। ये मीडिया, पूरा मीडिया के बिजनेस भारत के संविधान के उस प्रावधान के आधार पर खड़ा है, लेकिन इनका हर गतिविधि जो है वो जो है भारत के संविधान विरोधी है। और इसलिए भारतीय जनता दल ने फैसला किया है कि जब भी इसको मौका मिलेगा तो ये पूरे पत्रकारों पर, पूरे मीडिया पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए FIR भी करवाएगा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो रिट याचिका दायर करेगा कि ये देशद्रोही है, जो कि भारत के संविधान का हमेशा जो है उल्लंघन करते हैं। एक तो ये हमारे देश के लोगों को भारतीय मानते ही नहीं है। इसीलिए हर वक्त जो हिंदू मुस्लिम वो किए हुए हैं। और अपराध हो तब तो अपराधी हिंदू है कि मुस्लिम है। वो जो पीड़ित है, जो उसका अपराध का शिकार हो गया है, वो हिंदू है कि मुस्लिम है। इसी दृष्टिकोण से बात होती है बचाने की। यदि अपराधी है तो हिंदू मुस्लिम के अनुसार बचाओ, और यदि वो पीड़ित है, शिकार हो गया है, तो हिंदू मुस्लिम के अनुसार ही जो है उसके प्रति जो है यानी हमदर्दी दिखाओ, और कैसे उस पर हाथ मिले उसकी बात करो। ये सारा कुछ जो है, जो मानसिकता बनाई गई, जो माइंडसेट बनाया गया है, जो मेंटलिटी डेवलप की गई है, जो मेंटल मेकअप जो बनाया गया है, भारतीय जनता दल का संघर्ष आज उससे है। और एक बात जान लीजिए, किसी बुराई से लड़ना कठिन तो होता है, और किसी समस्या से भी लड़ना कठिन होता है, लेकिन माइंडसेट से लड़ना, मानसिकता से लड़ना और नजरिया जो लड़ना, ये सबसे कठिन कार्य होता है। भारतीय जनता दल आज उसी नजरिए से
संघर्ष कर रहा है। इसीलिए काफी लोग जो है अभी तमाशा देख रहे हैं। मैं कहने में बुरा लगता है, काफी लोग तमाशा देख रहे हैं। इंग्लिश में बोला जाएगा वो जो है फैंस सीटर बन गए हैं, ऑनलुकर बन गए हैं और बाई स्टैंडर बन गए हैं। तो तमाशबीन से कहता है, ये तमाशबीन की जो प्रवृत्ति है, भारतीयता इस मुल्क के लिए जरूरी है। ये सामने पड़ने पर तो हाँ तो कह देते हैं, लेकिन इसके लिए आगे बढ़ना, इसको अपनाना, इसका प्रचार करना और ऐसा प्रचार करना इस तरह से कि पूरे देश के लोग अपनाए, इसके लिए जो है मानसिक रूप से तैयार नहीं है। तो ये वही दिखाता है कि वो जो इस समाज की सड़ी गली जो मानसिकता है, जातिवाद की, संप्रदायवाद की, भाषावाद की, भारतीय कट्टरता की, उसी में अपनी पहचान भी दिखाते हैं। और उसी नजरिए से ये उसी नजरिए से ये भारतीयता की मुहिम को देखने की कोशिश करते हैं। सवाल इसी बात, इसीलिए जितने भी सिखाए पढ़ाए तोते आते हैं भारतीय जनता पार्टी के आते हो, और तोता ही कहा जाएगा। तोता इसलिए कहा जाएगा कि उनके आका लोग, उनके नेता लोग तो छुपे हुए हैं बिलों में, इनको सिखा पढ़ा कर भेज देते हैं। और जितनी बात ये भारतीय जनता का दल यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहता है, उसका 1% भी जो है वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि भाई भारतीय जनता का दल किस लिए कह रहा है। अपने स्वार्थ के अनुसार जो है उसको उसकी व्याख्या करके, सिखा पढ़ा करके उन तोतों को भेज देते हैं। तो यही तो दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी को ही ले लीजिए, सिर्फ वो उसको चिंता है कि मोदी का क्या होगा और योगी का क्या होगा। बड़ी तपस्या के बाद एक हिंदू वाला शासक है। ये सारे विचार जो है इस देश के लिए घातक है। न तो इस देश के लिए मोदी अनिवार्य है, न तो योगी अनिवार्य है, न तो एसपी सिंह अनिवार्य है। अनिवार्य है यह देश, यह मुल्क। इस सारी मानसिकता को जो है वो ध्वस्त करना होगा कि मोदी जी देश से बड़े हैं, योगी जी देश से बड़े हैं, कभी एसपी सिंह को के लिए भी कहा जाए देश से बड़े हैं। और इसी तरह की मानसिकता जो है ये जेएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौधरी वाले पाले थे कि ये इसके नेता जो है देश से बड़े हैं। देश की सोचिए, आवाम की सोचिए, बार बार ये बोला जा रहा है। और फिर इसके बाद जो है इनके धंधे कैसे चलेंगे। अब तक तो ये समाज में विघटन पैदा करके, ध्रुवीकरण पैदा करके अपनी दुकान चला रहे थे। और जिसमें ये भारतीयता की बात आएगी तो फिर इनकी विघटन के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर जो दुकान चल रही है, उन दुकानों का क्या होगा, यही चिंता इनको सता रही है। इसलिए सुनने में ये आ रहा है कि ये घूम के प्रचार कर रहे हैं कि भैया आप जो है बीजेपी को जितवा दो, समाजवादियों को जितवा दो, बहुजन समाजवादियों को भी जितवा दो, कांग्रेसियों को भी जितवा दो, या किसी को भी, लेकिन भारतीय आम ताकत दल को मत आने दो। इस तरह का भी प्रचार शायद चल रहा है, ये सुनने को मिल रहा है। भारतीय जनता का दल सिर्फ देश और देशवासियों की, और देशवासियों की सबसे बड़ी समस्या है कि किस पहचान के गड्ढे में वो किस कृत्रिम और खतरनाक और संकीर्ण पहचान के गड्ढे में वो धंसे हुए हैं। निकल भी रहे हैं तो इक्का दुक्का। अब जैसे कल जो मैं वो प्रकरण, अच्छा सबसे पहले एक हमसे चूक हो रही है। कल थी विजयदशमी, तो सभी देशवासियों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हैं।
चूक हो गई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, कल ही देना चाहिए। लेकिन इसमें मेरी भी गलती नहीं है, पता नहीं पंडित जी लोगों का क्या कैलकुलेशन रहता है। हम तो विजयदशमी का कैलकुलेशन या गणना कहीं और मान रहे थे, लोगों ने कैसे कैसे कर दिया। जो 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 पितृपक्ष था उसमें 2 दिन बढ़ा दिया, और और नवरात्र में जो है 2 दिन काट दिया। तो इसका हमको माने वो आभास नहीं हो पाया, तो इसलिए हम जो है ये समझ नहीं पाए कि भाई कल ही जो है वो विजयदशमी थी। खैर जो भी हो, तो विजयदशमी की हमारे देशवासियों को मैंने भूरी भूरी बधाइयाँ और जो है शुभकामनाएं। और एक विशेषता और है कि ये जो 15 अक्टूबर का जो दिन है, हमारे देश के एक मिसाइल मैन हुआ करते थे, हालांकि उनको लोग भूतपूर्व राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं, लेकिन भारतीय जनता के दल उनको मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, उनका जन्मदिन है। APJ अब्दुल कलाम जो है के लिए यह देश ऋणी रहेगा, ऋणी रहेगा, राष्ट्रपति के रूप में नहीं। राष्ट्रपति तो कई आए और कई चले गए, लेकिन जिन्होंने देश को कुछ दिया है, उनमें से ये इनका नाम बहुत अग्रणी है। क्या दिया है, और जिसे इनका नाम पड़ा है मिसाइल मैन। तो 5 जो है अग्रणी मिसाइलें पृथ्वी, और एक नहीं 5 पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अस्त्र, ये 5 मिसाइल। इसलिए अच्छा, और APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अब्दुल फकीर। शब्द फकीर का है, लेकिन चूंकि वो तमिलनाडु में रहते हैं, तो वहाँ फ में माने जिस तरह से वो तमिल के अक्षर होते हैं, उच्चारण होता है, वो फर्क नहीं करते, वो फकीर कहेंगे। तो अब्दुल फकीर, और जे माने जैनुद्दीन अबीदीन, तो जैनुल अबीदीन, तो ये हैं, या जैनुद्दीन करके जो भी है। तो अब्दुल फकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम है। और इन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे रक्षा व्यवस्था के लिए जो योगदान किया है, देश हमेशा उनको याद करता रहेगा और उनका ऋणी रहेगा, हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब का। तो वो हमारे देश के लिए मिसाइल मैन हैं, और भारतीय जनता दल उनको मिसाइल मैन के रूप में हमेशा महत्व देता है और देता रहेगा, राष्ट्रपति के रूप में उतना नहीं। तो कल जो बताया जा रहा था कि एक हमारे यादव कहे जाने वाले जो भारतीय भाई थे, तो वो कह रहे थे कि हमको तो जो है इस जातिवाद ने काफ़ी नुकसान पहुंचा है, कम से कम ये भावना तो आई ना। और सिर्फ वही तबका नहीं, सारे तबके को, जो ये अपने सवर्ण कहते हैं, अपने को ठाकुर, क्षत्रिय और राजपूत कहते हैं, ऐसे हमारे भारतीय भाई बहन अपने, और ये ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन, इस प्रकार से जो यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, देखिए ये हालांकि भारतीय जनता दल इस तरह के संबोधन से, इस तरह के व्यवस्था से के सख्त खिलाफ है। लेकिन अभी जो पहचान करवाना है, ये तो वही हालत हुई ना कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो रोग का नाम तो आप बताएंगे ना, तो हमको उन रोगों का नाम तो बताना ही है। जब तक कि इनका पूरा इलाज नहीं, जब तक कि इनका पूरा इलाज नहीं हो जाता है, तो नाम लेने की एक मजबूरी है। तो और हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले से भी अभी भागीदारी अभी नहीं आ रही है। वो भी एक माइंडसेट का, जो माइंडसेट माने एक जो मानसिकता जो बनाई गई है, उसी के शिकार है। इसीलिए भारतीयता इनके इस आह्वान पर अभी उनकी वो इसमें भागीदारी अभी
बाकी होगी, नहीं आएगी। लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल इन बातों से घबराता नहीं है। वो चूँकि जब भी उनके बीच में जाकर उनको बताएगा और उनके अंदर जो सोई हुई जो देशभक्ति है, उनके अंदर जो सोई हुई जो भारतीयता है, उसको वो जगा के रहेगा। तो ये है उसमें। लेकिन इन पार्टियों की फितरत को बताना भी वो जरूरी है, जो कि भारतीय एकता के दुश्मन है। और राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, जो और भी तंजीम जैसे आरएसएस अपने को कहता है ना कि आरएसएस अपने को कहता है कि हम बहुत माने हमारा संगठन तो सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है, देशभक्ति का संगठन, सब झूठा, सब झूठा। सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है, ये आरएसएस कहना सबसे बड़ा झूठ है। अब वो झूठ ही बोलता है। यानी हमारे देश में झूठ बोलने वालों का तो होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे अधिक झूठ बोलने वाला है। अब क्या कहा जाए कि सबसे अधिक झूठ जो है ये राहुल गांधी बोलता है कि उससे अधिक झूठ जो उसकी बहन जो चोरनी है ये प्रियंका गांधी बोलती है, कि सोनिया गांधी बोलती है, कि इस जेएनपीसी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं टीवी चैनल पर वो झूठ बोलते हैं, या ये आरएसएस वाला झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने की एक जो है होड़ लगी हुई है। इसीलिए जनता का जो नुकसान होता है इसी झूठ और अफवाह में ये वो समझ नहीं पाती है भाई कौन सही है कौन गलत है, कौन हमारा हितकारी है, कौन मेरा हितकारी नहीं है। इसको देखने में भी अपने अवाम को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस आरएसएस को कोई ले लीजिए, ये क्या कहता है कि हम एक गैर राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन बीजेपी के हर मैंने राजनीतिक मीटिंग में इसके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। बीजेपी का हर एक जो मंत्री आकर के जाकर के वो मशवरा करता है और उनसे अनुमति लेता है। ये देखिए इनका ये कहना कि हम जो है हम गैर राजनीतिक हैं, राजनीति में पूरा धंस करके पूरा दखल दे करके और हमेशा बीजेपी के ऊपर सवार हो करके ये आरएसएस कहता है कि हम तो गैर राजनीतिक संगठन है। देखिए ना कितना पखंड है इसका आरएसएस का। और सांस्कृतिक कहता है, इस आरएसएस के सामने ही भारतीय संस्कृति की जो है धज्जी उड़ाई जाती है और इसकी घिघी बंद रहती है। ये आरएसएस कहाँ चला जाता है, जबकि हमारे जो भारतीय संस्कृति की जो मूल है, जो जड़ है, जो मूल या जड़ की जो मान्यता है, नारी सम्मान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और विशेष करके आरएसएस की जो राजनीतिक उपज है बीजेपी के शासित माने के शासन के दौरान, और उस शासन में एक मंत्रालय है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जिसको वो नियंत्रित करता है, जिसको वो नियंत्रित करता है, सिनेमा, विज्ञापन, ग्लैमर, टेलीविज़न, मीडिया, इसी को वो रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। इस दुनिया से ये जो अलग अलग दुनिया अभी बताई गई है, सिनेमा की दुनिया, सिनेमा जगत, विज्ञापन जगत, ग्लैमर जगत, टेलीविज़न जगत, ये हमारी बच्चियों को किस रूप में पेश करते हैं? क्या ये आरएसएस को नहीं दिखता है? और ये सब मिलकर किस तरह से पेश करते हैं? उनका वर्णन करने में भी हम जैसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि किन शब्दों से वर्णन करें। वो नग्नता, न्यूडिटी, वो फुहड़पन, वल्गरिटी, वो ऑब्सेनिटी, क्या कहा जाए, पूरा अंबार।
कोई भी विज्ञापन एक नग्न किए हुए हमारे बच्ची को, ये विज्ञापन वाले और विज्ञापन के द्वारा वो उनका विज्ञापन पूरा नहीं होता। और ऐसे विज्ञापनों की मानसिकता को पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके दिमाग में ये घुसा हुआ है, ये जड़ किया हुआ है, या हाईली इनग्रेन्ड है, या डीपली इंट्रेंस्ड है कि जब तक हम नग्न माने अवस्था में नहीं दिखाएंगे, माने अपने बच्चियों को, अपने बहुओं को, बेटियों को, तब तक उनका माल नहीं बिकेगा। ये घिनौनी मानसिकता को विज्ञापन वालों को, टेलीविजन वालों को और सिनेमा वालों को, जब तक हम नग्न नहीं करेंगे तब तक उनकी फिल्म वो चलेगी नहीं। और उसमें देखिए तमाम लोगों के फैन बने हुए हैं, शाहरुख के फैन, आमिर खान के फैन, सलमान के फैन, जो हमारी भारतीय संस्कृति को तहस नहस कर रहा है, उसके धज्जियां उड़ा रहा है, उसके फैन बताइए। उधर फैन है और इधर अंधभक्त है, राहुल के अंधभक्त, मोदी के अंधभक्त और अखिलेश के अंधभक्त। ये फैन अंधभक्तों से भी एक जो है बहुत बड़ी समस्या है इस देश को। और तो और अब जब ये साबित हो गया है कि शाहरुख इस देश का गद्दार है, जावेद अख्तर इस देश का गद्दार है, तभी उसके फैन, तभी उसके विज्ञापन, तभी उसका सिनेमा चल रहा है। यही तो दिखाता है कि हमारे देश में मानसिकता किस स्तर तक वो प्रदूषित है, बिगड़ी हुई है और धसी हुई है। भारतीय जनता दल का संघर्ष जो है इसी किस्म की मानसिकता से टक्कर हो रही है। उसकी प्रॉब्लम यहाँ बीजेपी भी इस देश के साथ कम विश्वासघाती नहीं है। छल करने वाली, मैंने बहुत बड़ी छल करने वाली, बहुत बड़ी कपटपूर्ण विश्वासघाती है। बीजेपी के जितने भी सिपह सालार हैं यूट्यूब पर, उनका नाम भी हम बोल देते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मनीष कुमार, मनीष ठाकुर, मनीष शुक्ला, नीरज अत्री, ओंकार चौधरी, DK दुबे, ये सब हैं। इनका और एक नए आ गए हैं वो प्रदीप सिंह, आपका अखबार लेकर के। इनका आप YouTube देख लीजिए, वो यहीं तक वर्णन करेंगे कि कांग्रेस ये है। अब वो भी बड़े उनका बचाव करते हुए, भारतीय जनता दल के, अरे भाई तुम जिसका वर्णन कर रहे हो, जैसे राहुल का, तो राहुल को ये समझ नहीं है, वो समझते नहीं हैं, वो दलित को मुख्यमंत्री बना दिया तो इससे उनको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन वो जितने भी ये इनके सिपह सालार हैं, इन्हें कहते हैं भाई जो राहुल इस देश का गद्दार है, जिस देश का दुश्मन है, उससे कौन उम्मीद आप लगा बैठे हो कि वो समझदारी दिखाएगा? समझदारी हो चाहे ना हो, समझदारी न होना वो गया बाढ़ में। ये वह देश का दुश्मन है, इस रूप में कभी नहीं कहते। दूसरा, इस तरह से वर्णन करते हैं कि भाई सारी उसकी कमियां निकालते हैं, लेकिन कार्रवाई करनी है, कार्रवाई किसको करनी है? मोदी जी को करनी है। वहीं पर ये रुक जाते हैं, सिर्फ उसकी बुराई करना। और जब कार्रवाई करने की जब जिम्मेदारी वाली बात आएगी कि मोदी जी के ऊपर आ रहा है, तो वहीं पर ये सुट हो जाएंगे और चुप हो जाएंगे। कौन? ये बीजेपी के जितने भी सिपह सालार हैं यूट्यूब पर। यही धोखेबाजी बीजेपी की देश के साथ, देश के खिलाफ चल रही है। उसका नमूना जरा देखिए, और भी नमूने हैं। भारतीय जनता दल की बराबरी ये यूट्यूब की गूंज पहुंच रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी भारतीय जनता दल की यूट्यूब की गूंज या उसकी प्रतिध्वनि पहुंच रही है और लोग देख रहे हैं।
तो जैसे कन्हैया कुमार ने नारा लगवाया खतरनाक, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, नारा लगवाया। मोदी जी ने अपना कंधा झाड़ने के लिए वो उसको जो है अदालत के ऊपर ठेल दिया, अदालती प्रक्रिया में उसको उलझा दिया। दिल्ली पुलिस ने उसके लिए जो 36 महीने में चार्जशीट बनाई, 36 महीने में, बताइए, मैंने वो 3 साल में। और उस चार्जशीट के बनाने के बाद फिर 8-9 महीने लेकर के ये गद्दार केजरीवाल लेकर उस फाइल पर बैठ गया। और फिर इसके बाद जब वो केस हाईकोर्ट में गया, देखिए गद्दारी किस यानी कैसे कैसे वो की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को, जिसने नारा लगवाया असरेआम, मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे ऐसे मूर्धन्य शिक्षण संस्थान के प्रांगण से ये खुलेआम नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह से। ये देखिए उसकी मैंने कितना धृष्टता। भारतीय जनता दल ने कई बार सवाल किया था कि अरे कन्हैया कुमार तुम्हें हिम्मत है तो जरा सा जिनके इशारे पर, जिनके शाह पर तुम ऐसा कर रहे हो, तुम कम से कम चीन में जाकर के यही नारा वो लगवा देते कि चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब मैं तुमको मानता। लेकिन भारत को कमजोर माने हो, और कमजोर भारत कमजोर है नहीं, भारत कमजोर है मोदी जैसे कायर लोगों के कारण। मोदी जैसे जो देश को धोखा दे रहे हैं उनके कारण कमजोर है। थोड़ा भी देशभक्त किस्म का आज प्रधानमंत्री होता और इस तरह से नारा लगाता कि भारत के टुकड़े होंगे, तुरंत उसके गैंग को पकड़ करके सेना के हवाले करता। जब उसके सेना के हवाले करता तो किसी और की हिम्मत नहीं पड़ती। और भारतीय जनता दल तो ये भी कहता है कि उसके समर्थन में जो भी आए हैं, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा, केजरीवाल, अब जिसका ये पैर भी छुआ था कन्हैया कुमार, ये नारा लगाने के बाद पैर छूकर आशीर्वाद लिया था अखिलेश यादव का, तो अखिलेश यादव को भी सेना के हवाले कर दिया होगा, सेना इनको निपटा दी होती तो एक अच्छा सा संदेश देश में गया। और इन गद्दारों के गद्दारी के पाप से जो हमारी जो भारत की धरती धंसी हुई है, तो कुछ तो गद्दारी का पाप का भार जो है वो कम होता हमारे भारतवर्ष की पावन धरती से। लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, अदालत के मथे करके अपना कंधा साफ कर दिया और फिर सबको गद्दारी करने का मौका मिलता गया। पहली गद्दारी जिसने किया केजरीवाल ने, उसको उस फाइल पर लेकर के 8-9 महीने मुख्यमंत्री के रूप में वो बैठ गया। फिर इसके बाद वो केस गया दिल्ली हाई कोर्ट के पास। तो दिल्ली हाई कोर्ट, अब देखिए कोर्टें भी, हालांकि चूंकि ये कोर्ट का मामला है, अभी कुछ कहेंगे तो जज महोदय हमको वो नोटिस देकर बुला लेंगे। वैसे हम तो चाहते हैं कि हमको बुला ही लें, मैं तो चाहता हूँ कि हमको बुला लें वो, और वो उसी हाई कोर्ट में हम भाई उनको और हम बताएंगे उनको। भारतीय जनता दल को किसी से डर नहीं है जी। तो उस हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति महोदय हैं, जब उसको बुलाए, क्या ना, हाँ, जब उसको बेल दिया, उसको जमानत दिया, तो उस जमानत का जो आदेश था उन्होंने यहीं से शुरुआत किया। एक पुकार फिल्म है, पुकार, तो पुकार फिल्म में एक गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती करके, तो उसका एक अंतरा है। अंतरा क्या है? रंगवीर हैं वीर जवाहर के, तो रंगवीर हैं वीर जवाहर के, यही इसी अंतरा से लिख करके उन न्यायमूर्ति महोदय ने उस कन्हैया कुमार को जो नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको उन्होंने जमानत दे दिया।
जरा मानसिकता देखिए देश में किस तरह से व्याप्त है। तो जब इस संबंध में भारतीय जनता दल इतना परिश्रम करके और भारतीय जनता दल तो सब पता है कि साधन विहीनता के समस्या से जूझ रहा है। साधन होगा ऐसी बात नहीं हो कि उससे भी जूझ रहा है। तो उस स्थिति में भी ये जब इसकी गूंज जा रही है, तब ये बीजेपी के जो सिपह सालार हैं वो किस प्रकार से मैंने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि वो कन्हैया कुमार को डाल रहे हैं, तो अफजल गुरु को डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं इसमें, और वो कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी आ जाएंगे, तो कपिल सिब्बल आ जाएंगे, जो कि आपको बचा लेंगे, सारी बात। लेकिन इसमें बीजेपी की क्या देश की गद्दारी है, इस पर वो सुट हो गए। और सुट वो कैसे सुट हो गए कि इस मीडिया पर जब भारतीय जनता दल ने उनको कहा कि भाई कन्हैया कुमार को जो है को सेना के हवाले करना था, ये देशभक्ति का तकाजा था, क्योंकि उसने इतना खतरनाक नारा दे करके हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला किया था। तो और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मोदी महोदय जो कि हमारे आपके प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, ये पिछले साल जो लद्दाख को लेकर के भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसे स्थिति बन गई थी, और हमारी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए जब ये प्रधानमंत्री महोदय उस सीमा पर गए थे, तो बोलते बोलते उन्होंने ये बोला था कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा की है। तो हमारे देश की संप्रभुता क्या होता है, और कौन सी कार्रवाई जो है वो संप्रभुता पर सीधा हमला होती है। हमारी भारतीय सेना जब दुश्मन की सेना हमारे देश पर आक्रमण करती है, तो ये हमारी भारतीय फौज नहीं मानती कि आक्रमण उसके ऊपर है, वो मानते, हमारी फौज ये मानती है कि ये हमारे ऊपर आक्रमण नहीं है, बल्कि हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण है, और उसी रूप में उसको उसी सीमा पर जो है उस दुश्मन की सेना को वहीं पर उसको निपटा देती है। भावना होती है कि हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण है। और ये बात मोदी जी ने भी कहा। वही चीज वो तभी लागू होती थी मोदी महोदय कि जब उसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े, खुलेआम, चोरी छिपे नहीं, खुलेआम नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। आपने उसको अपना कंधा झाड़ने के लिए आपने वो अदालत को थमा दिया। वो अदालत में जो बैठा हुआ न्यायमूर्ति है, उसकी मानसिकता जरा देखिए, उसको जमानत दे रहा है, और वो फिल्मी देशभक्ति का एक स्टेंजा लिख रहा है, लेकिन उस इतने खतरनाक गद्दार को वो जमानत भी दे रहा है। देखिए ना, और मोदी महोदय आपको शायद मालूम नहीं, इसके बाद देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों का लगता है कि बरसाती मेढक की तरह बिल्कुल सामने आ गया, उनका तांता लग गया। शायद आपको मालूम नहीं, और भारतीय जनता दल ने कई बार बताया हुआ, ये गद्दार कम्युनिस्टों ने उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को भारत की जो संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव, उसमें शामिल होने के लिए संसदीय चुनाव का टिकट दे दिया बेगूसराय बिहार से। देखिए ना, और बात यहीं तक थमी नहीं, गद्दारों की देश के खिलाफ गद्दारी करने की बात यहीं तक नहीं थमी। फिर इसके बाद बॉलीवुड चालू हो गया। बॉलीवुड से वो गद्दार जावेद अख्तर और गद्दार उसकी बीवी शबाना आजमी दोनों कन्हैया कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए गए वहाँ बेगूसराय। देखिए, ये बात कई बार बताई गई है, और ये ध्यान है कि ये बार बार जब भी मौका आएगा ये बताया जाएगा, देश को जगाया जाएगा
यही तो हैं गद्दार। और उस गद्दार जावेद अख्तर का विज्ञापन बंद नहीं हो रहा। ये गद्दार किस्म की जो विज्ञापन कंपनियां हैं अभी भी उस गद्दार जावेद अख्तर से विज्ञापन करवा रही हैं। और हमारे आपके सामने उस गद्दारी का वो कीचड़ जो है आपके सामने आता है, जब भी उसकी शक्ल वो दिखाई देती है। तो मोदी जी, पता नहीं आपको अनुभव होता कि नहीं, लेकिन हर देशभक्त के मन में कितनी पीड़ा पहुंचती है शायद आपको अंदाज नहीं है। यह तो आपकी गद्दारी है, यह गद्दारी। और शायद आपके मन में पीड़ा तभी नहीं पहुंची कि उसी घोर गद्दार कन्हैया कुमार से एक टीवी चैनल, उसका नाम है न्यूज़ 18 इंडिया। न्यूज़ 18 इंडिया का एक एंकर है किशोर अजवानी, उसने इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार से, जिसने एक नारा लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उससे टॉक शो चलवाया। और उस टॉक शो को कुछ लोग उसको सुन भी रहे थे। तो गद्दारी का आलम देखिए ना, तांता लग गया। आपको शर्म नहीं आई मोदी जी? और उसमें वो एंकर कह रहा है, देखिए कैसे कह रहा है कि अरे भाई, ये तो किसी ने ऐसा कह ही दिया कि भारत के टुकड़े होंगे, तो इसमें इतना नाराज होने वाली बात कौन सी है? टुकड़ा तो हुआ नहीं देश का, तो सिर्फ कहने मात्र से इतना नाराज होने वाली बात, ये उसकी गद्दारी का, देश के खिलाफ गद्दारी का बिल्कुल जीता जागता नमूना था। और उसकी गद्दारी को बताने के लिए भारतीय जनता दल इसी यूट्यूब में, 20 यूट्यूब में बताया गया था कि उसी गद्दार उसके इस तरह की वक्तव्य से जो देश के साथ गद्दारी की बात वो कह रहा था, उसको आईना दिखाने के लिए 20 यूट्यूब में बताना पड़ा। और हालांकि जिन शब्दों में बताना पड़ा, वो शब्द का उच्चारण और उसका कथन बड़ा मुश्किल है हम जैसे को लिए। ये कहना पड़ा कि भाई कि किशोर अजवानी, पहले तो ये बता कि तुम्हारे सामने कोई सिरफिरा व्यक्ति, मेंटली डिरेल्ड व्यक्ति जो है, तुम्हारी माँ बहन की गाली देने लगे, तो क्या तुमको गुस्सा नहीं आएगा? क्या तुमको क्रोध नहीं आएगा? तुम्हारे मन में उबाल नहीं आएगा? जबकि वो गाली देने वाला कुछ ऐसा वो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जो कि वो मुंह से कर रहा है, वो सिर्फ मुंह से कर रहा है। तो कोई तुमसे यह आर्गुमेंट करे भाई कि इसमें उबाल होने की बात कौन सी बात है? इसमें गुस्सा, अजवानी महोदय, इसमें जो है वो गुस्सा करने वाली बात है? कोई आपसे पूछ सकता है? लेकिन आपके सामने यदि वो माँ बहन की गाली दे, जबकि वैसा गाली देने वाला कुछ भी ना आपके माँ के साथ, आपके बहन के साथ ऐसा वो कर नहीं रहा, गुस्सा आपको आएगा। तो यही तो देखने वाली बात, किशोर अजवानी की गद्दारी देखने की बात है कि जब देश की बात हो तो एक पैमाना, अपनी बात हो तो दूसरा पैमाना। ऐसे लोग घोर गद्दार होते हैं। और बात एक दिन तक नहीं थमती है। ये मालूम है कि न्यूज़ 18 इंडिया का मालिक जो है मुकेश अंबानी है। ये बात कई बार कही गई है, और आज तक वो मुकेश अंबानी अपने बिल से बाहर नहीं आया कि भाई अरे मुकेश अंबानी कभी तो पाला पड़ेगा, और इसकी गूंज वो पहुंचती होगी उसके यहाँ तक। इस गद्दार किशोर अजवानी को निकालते क्यों नहीं? जब तक ये किशोर अजवानी न्यूज़ 18 इंडिया में पड़ा रहेगा, ये बात पूछी जाएगी, और हो सकेगा तो ये मुकदमा भी काम करेगा न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर भी, किशोर अजवानी के ऊपर भी, और मुकेश अंबानी के ऊपर भी खींच के लाएगा उनको, तब पता उनको चलेगा।
कि देश के साथ गद्दारी का अंजाम क्या होता है। तो मुकेश अंबानी ने अब तक जो है उस गद्दार एंकर किशोर आडवाणी को निकाला नहीं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इतना ही नहीं, फिर इसके बाद एक मैंने टीवी चैनल वाला इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार से राष्ट्रवाद पर उपदेश प्रलाप का कार्यक्रम कुछ चलवा रहा था। उसको भी कुछ हमारी ऑडियंस, कुछ श्रोतागण सुन रहे थे। यही तो देखिए किस तरह की मानसिक, ये भी नहीं करे कि भाई तुमने उस ऑडियंस से उस श्रोतागण मंडली से एक भी व्यक्ति नहीं करा कि भाई कि तुम भगो यहाँ से, या उसके इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया हो, या इसको डांटा हो, उसके एंकर को कि भाई ये बंद करो, ये गद्दार है। एक भी श्रोतागण में से कोई नहीं है। यही है जो डोभाल ने, वो अजित डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत सरकार के अजित डोभाल ने कहा था ना कि भाई कि हमने जितनी भी लड़ाइयाँ भारत ने लड़ी है माने विदेशी ताकतों से, तो कोई भी विदेशी ताकत जो है हमको जीत नहीं पाई, हम अपनों से हारे हैं। तो अपने तो वो अपने जो कि हम इस देश को हराते रहे हैं, यही मानसिकता तो है, यही मानसिकता है कि जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जो है वो भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका टाक शो चला जा रहा है। और उसके प्रलाप को सुनने वाले को कुछ हैं, और वो एक सवाल भी नहीं कर रहे हैं, उसका बहिष्कार भी नहीं कर रहे हैं कि भाई कि तुम कैसे यहाँ पर आ गए। और वो किशोर आडवाणी को भी जो है वो डांटते, लताड़ लगाते कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो श्रोतागण से भी नहीं कोई। तो मानसिकता किस कदर जो है डिरेल्ड है और वो गड्ढे में गिरी हुई है, ये समझ नहीं कर सकता। और तो नहीं कुछ, इसलिए जो है, और वो जो टॉक शो था कि जिसमें कि गद्दार कन्हैया कुमार राष्ट्रवाद पर उपदेश या प्रलाप कर रहा था, उसमें ये भी शामिल था समित पात्रा। तो बीजेपी ने कन्हैया कुमार के द्वारा राष्ट्रवाद पर, यानी घोर गद्दार कन्हैया कुमार के द्वारा राष्ट्रवाद पर प्रलाप या उपदेश के कार्यक्रम में अपने प्रवक्ता को भी भेजा था शरीक होने के लिए। ये देखिए गद्दारी बीजेपी की। तो वो जो पोस्ट आया था करने के लिए भाई कन्हैया कुमार ये हुआ, तो जब ये डाला गया कि नहीं भाई ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि मोदी महोदय ने गद्दारी की, इसको सेना के हवाले न करके, तब वो सब चुप हो गए। जब उनको आईने दिखाया गया कि भाई ये गद्दारी मोदी जी की है, जिन्होंने इस कन्हैया कुमार या उसके गिरोह को जिसने इतना खतरनाक भारत विरोधी नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ऐसा ना करके मोदी जी ने देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, देशद्रोह किया है, गद्दारी की है। तो वो मीडिया जो पोस्ट सब डाले थे बीजेपी के सुबह सालार, वो सब सब्सिट्यूट हो गया और एक भी कमेंट उसमें नहीं डाला कि नहीं वो गलत इसका उत्तर दिया गया है, जबकि वो उत्तर बिल्कुल माकूल था, उनको आईना दिखाने वाला था। तो ये इस कदर जो है ये धोखा चल रहा है बीजेपी के द्वारा, वो भी राष्ट्रवाद के मुखौटे के अंदर, राष्ट्रवाद का मुखौटा। और इसी के अंदर जो है यही नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरना। इनके राष्ट्रवाद देख लिए, इनके राष्ट्रवाद का मतलब है कि ममता बनर्जी ऐसी, यानी भारतीय समाज की दुश्मन, जो कि घोर जो सांप्रदायिक भी है, और वो गुंडों को, माफियाओं को पाले हुए,
उसको पालने वाले ये मोदी जी हैं, उसको पालने वाले मोदी जी। आगे आने वाले एपिसोडों में ये अच्छी तरह से बताया जाएगा कि ये बीजेपी वाले और जीएनपीसी या कांग्रेस वाले, आरएसएस वाले स्वतंत्रता का जो आंदोलन चला था या उसका जो संघर्ष यानी आज़ादी की जो जंग थी या स्वतंत्रता संघर्ष था, उसके जो नायक थे, उन नायकों के लिए ये मैंने बीजेपी, कांग्रेस या जीएनपीसी और आरएसएस के लोग सिर्फ 3 ही हीरो को दिखाते हैं। एक सावरकर, दूसरा गोडसे और तीसरा गांधी। समझ जाइए कि ये बहुत बड़ी साजिश है इन तीनों की। बाकी को तो नाम भुनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस पर नाम भुनाएंगे, चंद्रशेखर आजाद पर नाम भुनाएंगे, अशफाक उल्लाह पर नाम भुनाएंगे, खुदीराम बोस पर नाम भुनाएंगे, सुब्रमण्यम भारती पर नाम भुनाएंगे, ये रानी लक्ष्मी पर नाम भुनाएंगे, लेकिन मंथन करवाएंगे इन्हीं तीनों पर, सावरकर, गोडसे और गांधी। और इसमें एक और भी बड़ी साजिश है, खैर इसको ये विस्तार से बताने की जरूरत है कि इन्हीं करने से ये इतनी घोर गद्दार जीएनपीसी जो है, इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप जीएनपीसी जो है, इन्हीं तीन पर सिमटा करके वो अपना मंच जो है, अपना लेवल, अपना चबूतरा वो ऊंचा कर लेती है बीजेपी से, और ऊंचे चबूतरे से कहती है तुम तो गांधी के हत्यारे की पार्टी हो और हम गांधी की पार्टी। और सावरकर को बोलती है कि सावरकर माफ़ी मांगा फलाने का, उसी में उलझाए रहते हैं। और उसको माफ़ीनामा पर भी तमाम टीवी चैनल वाले, राजनाथ जो मंत्री वो वक्तव्य दे रहा है, सफाई दे रहा है। इस मानसिकता में उलझाने का बस उन सब का उद्देश्य यही है। जीएनपीसी के का जो गद्दारी का जो पूरा इतिहास है, जो पाप है, उसको धुलने की सबसे बड़ी साजिश है। सिर्फ 3 ही जो है, गोडसे और सावरकर, गांधी में इस मानसिकता के दलदल में उसको फंसा के रखना। और इसलिए कि उसमें बहुत अच्छी तरह से जो है जीएनपीसी के गद्दारी के यानी सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं और अपने को ऊंचा कर लेते हैं कि हम तो गांधी की पार्टी हैं और ये गांधी के हत्यारे की पार्टी। सावरकर का संघर्ष है, सावरकर को उसी अनुसार भारतीय जनता दल सम्मान देता है, लेकिन जो सम्मान दिया जाना चाहिए हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो सम्मान दिया जाना चाहिए हमारे शहीद आजम भगत सिंह को, जो सम्मान दिया जाना चाहिए हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को, जो सम्मान दिया जाना चाहिए हमारे अमर शहीद अशफाक उल्लाह जी को, जो सम्मान दिया जाना चाहिए हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस को, जो सम्मान दिया जाना चाहिए हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती को, जो सम्मान दिया जाना चाहिए हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई को, जो सम्मान दिया जाना चाहिए हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा को, और जो सम्मान दिया जाना चाहिए हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी गढ़वी। उस सम्मान से जरा भी हट करके किसी और पर केंद्रित करना, यह देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है, बहुत बड़ी गद्दारी। और ये जो खेल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, जीएनपीसी वाले और आरएसएस वाले, ये बहुत ही बड़ी गद्दारी का है। सिर्फ जीएनपीसी के गद्दारी के यानी गद्दारी के पापों को धुलने का बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ी साजिश है।
इसको और विस्तार से बताने की आवश्यकता है। और इतना है कि जब से भारतीय जनता दल इसी गद्दारी के विषय में बताना शुरू किया है, तब से इन सबों में बड़ी बेचैनी हो गई है। एनपीसी में उतनी बेचैनी नहीं है, सबसे अधिक बेचैनी बीजेपी में है और मोदी जी के खेमे में है कि भाई ये मोदी जी कैसे जस्टिफाई करेंगे क्योंकि वो उसकी पूजा कर रहे हैं इसे नेहरू की, जो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। कल को मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा ना कि आप कैसे पूजा करते रहे इसकी नेहरू की। और यही नहीं, नेहरू इसे बड़े गद्दार से एक आरएसएस जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेता है और उस सर्टिफिकेट को अपनी छाती पर लगा करके वो दिखाता रहता है कि देखिए नेहरू जी हमारी शाखा में आते थे और वो लिखे गए हैं कि भाई ये आरएसएस जो है एक वो सांस्कृतिक संगठन है, देशभक्ति का संगठन है। तो नेहरू जी भी हमारी शाखा में आते थे, वो इंदिरा भी शाखा में आती थी। तो इन देश के गद्दारों के आरएसएस की शाखा में जाने से वो आरएसएस जो है वो देशभक्त हो गई। ये मानसिकता जरा देखिए। आरएसएस वाले कहते फिरते हैं कि हमारी शाखा में वो नेहरू भी आते थे और इंदिरा भी आती थी और नेहरू ने 26 जनवरी के अवसर पर आरएसएस वालों को बुलाया था, इससे वो देशभक्त हो गए। लेकिन देश को ये भूलना नहीं चाहिए कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, कम्युनिस्टों की और जो है हिंदू महासभा के आरएसएस की स्थापना खुद अंग्रेजों ने करवाई है, सिर्फ हमारे देश की एकता को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। ये सारी शक्तियाँ एक साथ हैं। तो लेकिन अब वक्त है कि अब आप तोड़िए इनको तोड़ करके इनको ठिकाने लगाइए, एक होकर के भारतीयता के आधार पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।